नमस्कार दोस्तों, आर्य टेक्निकल क्लासेज के परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट की क्लास के अंदर हमने ट्रांसफार्मर के वर्गीकरण वाले टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया था। दोस्तों, आज हम ट्रांसफार्मर की जो पार्ट्स होते हैं, ट्रांसफार्मर के जो भाग होते हैं, उन भागों के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपके जो ट्रांसफार्मर होता है, उस ट्रांसफार्मर के अंदर जो सेफ्टी डिवाइस होती है, सुरक्षा युक्तियां होती है, वो सुरक्षा युक्तियां कौन कौन सी होती है और ये सुरक्षा युक्तियां किस प्रकार से कार्य करती है, इन सब चीजों के बारे में आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा क्या? तो आज का टॉपिक है हमारा ट्रांसफार्मर के भाग। क्या है? ट्रांसफार्मर के भाग। ट्रांसफार्मर के भाग यानी कि पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर। क्या? पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर। देखिए, ट्रांसफार्मर के भाग के बारे में बात करें तो एक ट्रांसफार्मर के अंदर कौन कौन सी तो सुरक्षा युक्ति होती है और उस सुरक्षा युक्ति का क्या कार्य होता है, क्या विशेषता होती है, इस टॉपिक से हमारी एग्जाम्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमको प्रत्येक भाग को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। तो मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। उस डायग्राम के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर के अंदर कौन सा भाग कहां पर होता है। पहले हमको उसकी क्या दिखानी है? लोकेशन देखनी है, स्थिति देखनी है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जैसे बकोज रिले होता है, तो बकोज रिले कहां पर लगा होता है, ये हमें पहले पता होना चाहिए। ट्रांसफार्मर के अंदर मुख्य टैंक कौन सा होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर कंजर्वेटर टैंक कहां पर लगा होता है, ब्रीदर कहां पर लगे होते हैं, लो वोल्टेज वाइंडिंग के टर्मिनल कौन से होते हैं, हाई वोल्टेज वाइंडिंग के टर्मिनल कौन से होते हैं, ट्रांसफार्मर ऑयल कहां भरा होता है, कूलिंग के लिए इसके अंदर क्या विशेषताएं होती है, ये सब हमको क्या करना है, इस टॉपिक्स के अंदर पढ़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रत्येक भाग को देखेंगे कि ट्रांसफार्मर के अंदर कौन सा भाग कहां पर स्थित होता है। तो देखिए, मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं। आप यहाँ पर स्क्रीन पर ये जो डायग्राम देख रहे हैं, ये एक ट्रांसफार्मर का डायग्राम है। किसका डायग्राम है? ये एक ट्रांसफार्मर का डायग्राम है। आपको इसके हर पार्ट्स के बारे में आपको देखना है कि ट्रांसफार्मर के अंदर कौन सा पार्ट्स कहां पे लगा हुआ है। तो देखिए, ट्रांसफार्मर के अंदर ये जो सबसे बड़ा वाला भाग है, ये वाला भाग, ये वाला भाग क्या है? आपका मेन टैंक है। क्या है? मेन टैंक, मुख्य टैंक होता है, जिसे ट्रांसफार्मर का क्या बोला जाता है? मुख्य टैंक। अब देखिए, इस मुख्य टैंक के अंदर यहाँ पर देखिए क्या लगा रखी है, ये कोर लगी हुई है। ये देखिए आयताकार, ये कोर प्रकार का लगा हुआ है, ये कोर है। और इस कोर के ऊपर क्या लगा रखी है? हमने वाइंडिंग लगा रखी है। क्या लगा रखी है? वाइंडिंग। तो ट्रांसफार्मर के अंदर एक मेन टैंक होता है, उस मेन टैंक के अंदर क्या होती है? ये ट्रांसफार्मर की कोर है, और इस कोर के ऊपर हमने क्या लपेट रखी है? वाइंडिंग लपेट रखी है। क्या लपेट रखी है? ये वाइंडिंग। तो ये आयताकार कोर है आपकी, जो कोर प्रकार का होता है ना, क्रोड प्रकार का ट्रांसफार्मर, तो ये क्रोड प्रकार की है। इसके दोनों लिंब पर क्या कर रखी है? हमने वाइंडिंग कर रखी है। फिर इस मेन टैंक के अंदर अपन ने क्या भर रखा है? ट्रांसफार्मर का ऑयल भर रखा है, ट्रांसफार्मर तेल भर रखा है। क्या भर रखा है हमने? ट्रांसफार्मर का तेल। तो ट्रांसफार्मर हो गया, तो मेन टैंक समझ में आ गया कि मेन टैंक क्या होता है। जो बड़ा सा टैंक हमको ट्रांसफार्मर के अंदर दिखाई देता है, वो मेन टैंक होता है। इस मेन टैंक के अंदर क्या क्या होता है? तो देखिए, मेन टैंक के अंदर ट्रांसफार्मर की कोर होती है, उस कोर के ऊपर क्या लपेटी होती है? वाइंडिंग लपेटी होती है। इस मेन टैंक के अंदर ही क्या भरा होता है? आपका ट्रांसफार्मर ऑयल भरा होता है। क्या भरा होता है? ट्रांसफार्मर ऑयल। ये चीजें क्लियर। अब इस मेन टैंक के दोनों तरफ देखिए, ये ऐसे पाइप लगे होते हैं, जिनको अपन रेडिएटर बोलते हैं या कूलिंग ट्यूब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूलिंग ट्यूब यानी कि शीतलक। ये क्या करते हैं? जब इस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के अंदर उष्मा उत्पन्न होती है, तो इस उष्मा से इसके अंदर जो तेल भरा हुआ है, वो तेल क्या होता है? गर्म। अब गर्म तेल जब इन पाइपों के अंदर से आता है, तो वातावरण की जो बाहर की ठंडी हवा है, वो उसके संपर्क में आती है, जिससे तेल वापस इन पाइपों में ठंडा होके वापस क्या चल जाता है? आपका मेन टैंक के अंदर चला जाता है। तो ये जो कूलिंग ट्यूब्स है, वो क्या काम कर रही है? ट्रांसफार्मर के तेल को ठंडा रखने का काम करती है। चीजें समझ में आई? ये हो गया आपका टैंक विथ ऑयल हो गया, और इधर क्या दे रखी है? आपका वाइंडिंग, ये इधर होगी। फिर अब अगर ऊपर की बात करें, तो ऊपर देखिए दो प्रकार के टर्मिनल होते हैं। एक तो होते हैं हाई वोल्टेज वाइंडिंग के टर्मिनल, और दूसरे होते हैं लो वोल्टेज वाइंडिंग के टर्मिनल। अब ये जो टर्मिनल है ना, इसको ट्रांसफार्मर की बॉडी से पृथक रखने के लिए, आइसोलेट रखने के लिए अपन क्या करते हैं? पोर्सेलिन या चीनी मिट्टी की क्या करते हैं? बुशों का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है हाई वोल्टेज वाली बुशिंग, और ये है लो वोल्टेज वाली बुशिंग। तो ये जो चीनी मिट्टी की लगी होती है ना, इनको क्या बोलते हैं? बुश बोलते हैं। ये क्या करता है? जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग के टर्मिनल है, उन टर्मिनलों को इस ट्रांसफार्मर का जो मेन टैंक है, उसके साथ शॉर्ट सर्किट होने से क्या करती है? ये बचाती है।
फिर इसके बाद में ये एक पाइप लगा हुआ है, इसको अपन बोलते हैं एक्सप्लोजन वेंट। क्या बोलते हैं? एक्सप्लोजन वेंट। इसे दूसरा नाम है, इसको प्रेशर रिलीज वाल्व भी कहते हैं। एक्सप्लोजन वेंट का दूसरा नाम क्या होता है? प्रेशर रिलीज वाल्व होता है। ये क्या काम करता है? जब ट्रांसफार्मर के अंदर जब फॉल्ट का मान बढ़ जाता है तो इसके अंदर जो तेल और वायु का दबाव जब बहुत ज्यादा होता है, अर्थात दबाव इतना बढ़ जाए कि अगर उस तेल और वायु को ना निकाला जाए तो पूरा ट्रांसफार्मर ही फट जाए, तो उस स्थिति में क्या होता है? इस एक्सप्लोजन वेंट या प्रेशर रिलीज वाल्व के अंदर क्या होता है? एक डायफ्राम यानी कि पर्दा लगा होता है। वो पर्दा यहाँ से क्या हो जाता है? फट जाता है, टूट जाता है, और जो एक्स्ट्रा तेल और गैसें होती है वो इस एक्सप्लोजन वेंट के माध्यम से बाहर निकल जाती है, जिससे ट्रांसफार्मर के अंदर विस्फोट होने की संभावना क्या हो जाती है? आपकी समाप्त हो जाती है। तो ये जो एक्सप्लोजन वेंट होता है ना, ये एक सुरक्षा युक्ति के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? सुरक्षा युक्ति के अंदर। तो हाई वोल्टेज वाली बुशिंग समझ में आ गई, लो वोल्टेज वाली बुशिंग समझ में आ गई। जिस वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या कम होगी वो लो वोल्टेज वाली वाइंडिंग कहलाएगी। अब लो वोल्टेज वाइंडिंग के जो टर्मिनल निकलेंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके लो वोल्टेज बुशिंग की सहायता से उसकी बॉडी से क्या करेंगे? अपन पृथक करेंगे। फिर ठीक है, फिर ये मेन टैंक है, और यहाँ पर ये जो गोल आकार का टैंक लगा हुआ है ये है कंजर्वेटर टैंक। वैसे कंजर्वेटर टैंक है इस मेन टैंक के जस्ट ऊपर लगा होता है। क्या? कंजर्वेटर टैंक है इस मेन टैंक के जस्ट कहां लगा होता है? ऊपर। लेकिन इस वाले डायग्राम में इन्होंने साइड में बना दिया, तो ये क्या है? आपका कंजर्वेटर टैंक होता है। क्या होता है? कंजर्वेटर टैंक। अब कंजर्वेटर टैंक के अंदर भी देखिए तेल भरा हुआ है। कंजर्वेटर टैंक के अंदर भी क्या भरा हुआ है? तेल। लेकिन कंजर्वेटर टैंक के अंदर जो तेल भरा हुआ है वो क्या है? आधा भरा होता है। अर्थात कंजर्वेटर टैंक है वो तेल से कितना भरा होता है? आधा। अब कंजर्वेटर टैंक को और मेन टैंक को इस पाइप के माध्यम से हमने क्या कर रखा है? जोड़ रखा है। ये पाइप जा रहा है, ये पाइप आपका मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक को जोड़ने का काम कर रहा है। इस पाइप के माध्यम से आपका ये तो रहा मेन टैंक, ये रहा कंजर्वेटर टैंक, तो इन दोनों को इस पाइप के माध्यम से क्या किया गया है? जोड़ा गया है। इस पाइप के बीचों बीच में, इस पाइप के बीच में देखिए जहां पर मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक है, जिस पाइप से जुड़ा हुआ है उस पाइप के बीच में बकोल्स रिले लगा होता है। क्या लगा होता है? बकोल्स रिले। बकोल्स रिले ट्रांसफार्मर के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट सुरक्षा युक्ति है। इस बकोज रिले का उपयोग अधिक क्षमता वाले जो ट्रांसफार्मर होते हैं, लगभग 500 केवीए से अधिक क्षमता के जो तेल द्वारा शीतलित ट्रांसफार्मर होते हैं उसके अंदर सुरक्षा करने के लिए बकोज रिले का उपयोग करते हैं। बकोज रिले क्या होता है? ट्रांसफार्मर के जब इंटरनल फॉल्ट होता है, अंतर इसके अंदर कोई दोष होता है, इंटरनल फॉल्ट होता है, उस कंडीशन में इस ट्रांसफार्मर की सेफ्टी सुरक्षा करने का काम करता है। वो बाद में देखेंगे किस प्रकार, अभी थोड़ा बेसिक। तो बकोज रिले समझ में आ गया कि बकोज रिले कहां जुड़ा होता है। तो आपको पार्ट में लिखोगे कि बकोज रिले उसको मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक से जोड़ने वाले जो पाइप होता है उस पाइप पर बकोज रिले को क्या किया जाता है? स्थापित किया जाता है। कई ट्रांसफार्मर के अंदर ये जो एक्सप्लोजन वेंट होता है ना, एक्सप्लोजन वेंट, ये एक्सप्लोजन वेंट इस बकोज रिले के पास भी लगा होता है। क्या? एक्सप्लोजन वेंट होता है वो बकोज रिले वाले पाइप पर भी लगा होता है, जिससे यहां से भी वो तेल और अतिरिक्त प्रेशर है वो बाहर निकल सकता है। अब देखिए ये जो कंजर्वेटर टैंक है ये आधा भरा हुआ है। कंजर्वेटर टैंक क्या काम करता है कि जब इस ट्रांसफार्मर के अंदर इंटरनल कोई फॉल्ट हुआ, आंतरिक फॉल्ट हुआ, आंतरिक फॉल्ट होने से वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित जो विद्युत धारा है उसका मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब ज्यादा मान की विद्युत धारा इसमें पहुंचेगी तो इसके अंदर ज्यादा ऊष्मा पैदा होगी। ऊष्मा पैदा होने से वो वाइंडिंग क्या हो जाएगी? गर्म। अब वाइंडिंग जब गर्म हो जाएगी तो ये ट्रांसफार्मर का तेल भी क्या होगा? गर्म। अब ट्रांसफार्मर का तेल जैसे ही गर्म होगा तो ट्रांसफार्मर के तेल के अंदर क्या बन जाएगी? उस तेल का आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्योंकि जब किसी वस्तु को अपन गर्म करते हैं तो उसके आयतन के अंदर क्या होता है? प्रसार। तो तेल गर्म होने से उसका आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आयतन बढ़ जाएगा तो वो मेन टैंक के अंदर वो तेल है वो उसके अंदर पर्याप्त स्थान नहीं रहेगा। तो जब तेल का आयतन बढ़ता है तो तेल है वो मेन टैंक से कहां चल जाता है? आपका कंजर्वेटर टैंक में चल जाता है। तो जो आपका अतिरिक्त तेल आया है, तेल के आयतन में जो प्रसार हुआ है, आयतन के कारण जो उसका फैला हुआ है, उस फैलाव को स्थान देने के लिए कौन सा टैंक लगा होता है? आपका कंजर्वेटर टैंक। जब ट्रांसफार्मर के अंदर फॉल्ट समाप्त हो जाता है, दूर हो जाता है, तो वाइंडिंग ठंडी हो जाती है, तेल ठंडा हो जाता है। जब तेल ठंडा हो जाता है तो उसका आयतन वापस क्या हो जाता है? कम। जब आयतन कम हो जाता है तो टैंक तेल है वापस कंजर्वेटर टैंक से कहा जाता है? आपका मेन टैंक के अंदर आ जाता है। अब क्या होता है? जब कंजर्वेटर टैंक से तेल मेन टैंक में आएगा तो कंजर्वेटर टैंक के अंदर जो खाली स्थान होगा ना, जो खाली जगह बचेगी, उसके लिए क्या होगा? इस पाइप के माध्यम से उसके अंदर क्या करेगी? वातावरण की वायु उसके अंदर प्रवेश कर जाएगी। अब वातावरण की वायु के अंदर क्या होती है? नमी होती है। क्या होती है? नमी। अब जब वो नमी वाली वायु अगर इसके अंदर चल गई और वो तेल के अंदर मिक्स हो गई तो वो तेल क्या हो जाएगा? आपका खराब हो जाएगा। अर्थात ट्रांसफार्मर के अंदर शॉर्ट सर्किट दोष उत्पन्न हो सकता है।
तो हम क्या कहेंगे कि जो बाहर से जो नमी जा रही है उस नमी को भी क्या कर लिया जाए, सोख लिया जाए, केवल बिल्कुल शुष्क हवा ही उसके अंदर पहुंचाई जाए। तो जो बाहर की वातावरण की जो हवा है उसकी नमी को सोखने के लिए यहाँ पर एक ब्रीदर लगा रखा है। क्या लगा रखा है? एक ब्रीदर। ये ब्रीदर क्या करता है, वातावरण की हवा जब कंजर्वेटर टैंक के अंदर जाती है तो उस हवा में से नमी को क्या कर लेता है, सोख लेता है। इस ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सिलिका जेल। ये सिलिका जेल होते हैं वो नमी को सोखने का काम करते हैं। जब नया सिलिका जेल होता है, जो नया फ्रेश सिलिका जेल होता है, वो उसका जो रंग होता है वो नीला होता है। आपकी एग्जाम्स के अंदर ये पूछा जाता है। और जब ये सिलिका जेल होता है वो गीला हो जाता है, अर्थात नमी को सोख सोख कर इकट्ठा कर ले जाता है, गीला हो जाता है, तो इसका रंग चेंज हो जाता है। अब ये नीले से कौन सा हो जाता है? गुलाबी रंग का। जब इसके अंदर सारे के सारे सिलिका जेल गुलाबी रंग के हो जाएंगे तो वो आपका ब्रीदर है वो सिलिका जेल को अपन क्या कर देंगे, चेंज करने पड़ते हैं, क्योंकि उसके बाद में उसको नमी को सोखने की क्षमता क्या हो जाती है, आपकी समाप्त हो जाती है। इसके साथ ही इस ट्रांसफार्मर की बॉडी के अंदर जो टैप चेंजर लगा होता है, टैप चेंजर की सहायता से क्या कर सकते हैं अपन, आउटपुट वोल्टेज के मान को चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर एक इनलेट और आउटलेट वोल्व होता है। इनलेट वोल्व तो लगा होता है आपका एक्सप्लोजन वेंट के ऊपर, उससे क्या किया जाता है, ट्रांसफार्मर की इस बॉडी के अंदर मेन टैंक के अंदर तेल भरा जाता है। एक आउटलेट वोल्व होता है। आउटलेट वोल्व क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर की जो मेन बॉडी है उस मेन बॉडी में से तेल को बाहर निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, आउटलेट वोल्व। इसके इसी के अंदर है जो इसकी बॉडी पर है, जो थर्मोस्टेट लगा होता है, तापमापी लगा होता है, वो ट्रांसफार्मर के तेल का तापमान को क्या करता है, मापने का काम करता है। ट्रांसफार्मर का जो तेल है उसका तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसके तापमान को मापने के लिए इसकी बॉडी पर क्या होता है, एक तापमापी लगा होता है, थर्मोस्टेट लगा होता है। चीजें समझ में आई? तो ये ट्रांसफार्मर की क्या है, आपके पार्ट्स है कि ट्रांसफार्मर है उसके अंदर मुख्य रूप से कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो सारे पार्ट्स मैंने बताए और आपके सामने डायग्राम पर लिखा हुआ है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ट्रांसफार्मर के अंदर एक मुख्य टैंक होता है। उस मुख्य टैंक के अंदर क्या क्या चीजें भरी होती है वो सब आपके सामने है। मैंने बताया कि इसके अंदर कोर होती है, वाइंडिंग होती है, तेल भरा होता है। फिर वाइंडिंग को ठंडा रखने के लिए ये कूलिंग ट्यूब्स होती है जो तेल को ठंडा रखने का काम करती है। एक इसके अंदर एक्सप्लोजन वेंट होता है, तो एक आपका क्या होता है, कंजर्वेटर टैंक होता है। कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक को जोड़ने वाले पाइप पर एक बकोज रिले लगा होता है, और कंजर्वेटर टैंक के साथ एक पाइप होता है, उसके साथ क्या लगा होता है, ब्रीदर लगा होता है। क्या लगा होता है? ब्रीदर। तो ये सब ट्रांसफार्मर के अंदर क्या है, आपकी सुरक्षा युक्ति है, और इन युक्तियों के बारे में ही हमको पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो ट्रांसफार्मर के मुख्य भाग निम्नलिखित होते हैं। सबसे पहले अपन मुख्य भाग देखेंगे कौन कौन से होते हैं। तो ट्रांसफार्मर में मुख्य भाग निम्नलिखित होते हैं। पहला जो भाग होगा वो क्या होगा, आपका मुख्य टैंक होगा। पहला तो क्या होगा आपका मुख्य टैंक, यानी कि होगा क्या, मेन टैंक होगा। क्या होगा आपका मेन टैंक। दूसरा क्या होगा, ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होती है, कोर होती है। क्या होती है ट्रांसफार्मर के अंदर, कोर। तीसरी क्या होगी, ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होगी, वाइंडिंग होती है। क्या होती है, वाइंडिंग। चौथा क्या होगा, ट्रांसफार्मर के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट है वो क्या होता है, बकोल्ज रिले होता है। क्या होता है, बकोल्ज रिले। तो बुचोल रिले भी बोल सकते हैं इसको, बुचोल रिले भी बोला जाता है, या बकोल्ज रिले भी होता है। तो इसके अंदर बकोल्ज रिले होता है। ठीक है। फिर पांचवा क्या होता है, इसके अंदर एक्सप्लोजन वेंट होता है। क्या होता है, एक्सप्लोजन। एक क्या होता है आपका, एक्सप्लोजन वेंट होता है। फिर क्या होता है आपका, कंजर्वेटर टैंक होता है। क्या होता है आपका, कंजर्वेटर टैंक होता है। क्या होता है। फिर क्या होता है आपका, ब्रीदर होता है। क्या होता है, ब्रीदर। और इस ब्रीदर के अंदर क्या लगे होते हैं, सिलिका जेल। फिर एक क्या होता है आपका, तापमापी होता है। क्या होता है आपका, तापमापी। एक क्या होता है आपका, टैप चेंजर होता है। क्या होता है आपका, टैप चेंजर। ठीक है। तो ये सब क्या है आपके ट्रांसफार्मर के क्या है भाग। इसके अलावा क्या होती है आपकी HV एंड LV, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज क्या होती है, बुशिंग होती है। क्या होती है आपकी, बुशिंग होती है। किसकी बनी होती है, चीनी मिट्टी या पोर्सिलेन की बनी होती है। तो ये सब ट्रांसफार्मर के भाग है। इसके अंदर ये जो एक्सप्लोजन बुकोज रिले है, एक्सप्लोजन वेंट है, कंजर्वेटर टैंक है, ब्रीदर है, तापमापी है, ये सब क्या है आपका, ये सब सुरक्षा युक्तियां हैं। ये सब क्या है, ट्रांसफार्मर की क्या है, सुरक्षा युक्ति। तो हमको सबसे ज्यादा इन सुरक्षा युक्तियों के बारे में पढ़ना है।
कि ट्रांसफार्मर के अंदर कौन कौन सी सुरक्षा युक्ति होती है और वो किस किस प्रकार से काम करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमको बकोज रिले के बारे में पढ़ना है, एक्सप्लोजन वेंट के बारे में पढ़ना है, कंजर्वेटर टैंक, ब्रीदर और तापमापी, ये सब ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होती है, सुरक्षा युक्ति होती है। इसके अलावा ट्रांसफार्मर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग अपन भूल गए, क्या होता है आपका, ट्रांसफार्मर का ऑयल होता है। क्या होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल। इस ट्रांसफार्मर के ऑयल से भी हमारी एग्जाम्स के अंदर कई अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो एक क्या होता है आपका, ट्रांसफार्मर ऑयल होता है। तो ये 10 डिवाइस है, इन 10 डिवाइस के बारे में हमको आज की क्लास के अंदर क्या करना है, डिस्कस करना है। अब क्या करेंगे, एक एक डिवाइस लेंगे और उसके बारे में पढ़ते जाएंगे कि एक भी ये जो भाग होता है उसका क्या काम होता है और किस प्रकार से ये काम करता है। चीजें समझ में आ गई। तो आपके सामने डायग्राम के अंदर सारे के सारे पार्ट्स आपके सामने लिखे हुए हैं, तो आप इनको देखकर आप पता लगा सकते हो कि ट्रांसफार्मर के अंदर कौन सा पार्ट्स कहाँ पे होता है। अब मैं इस डायग्राम को यहाँ से हटा रहा हूँ और एक एक टॉपिक्स है वो अपन क्या करेंगे, कवर करते जाएंगे। ठीक है, हटा दूं डायग्राम को क्योंकि आपने अच्छी तरह देख लिया होगा। ठीक है, अब इसको मैं हटा देता हूं। तो देखिए, सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे क्या, मुख्य टैंक के अंदर। ठीक है, तो लिखोगे मुख्य टैंक यानी कि मेन टैंक। अब ये चीज तो आपको समझ में आ गई ना, मेन टैंक कहां पर होता है, तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो सबसे बड़ा टैंक होता है वही क्या कहलाता है, आपका मेन टैंक कहलाता है। क्या, ट्रांसफार्मर का, ट्रांसफार्मर का टैंक, ट्रांसफार्मर का जो मुख्य टैंक होता है किस धातु का बना होता है, ट्रांसफार्मर का मुख्य टैंक होता है वो किसका बना होता है, लोहे का बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। किसका बना होता है आपका, कास्ट आयरन, कास्ट आयरन का बना होता है। मुख्य टैंक के अंदर क्या होते हैं, ट्रांसफार्मर के मुख्य टैंक में, मुख्य मुख्य टैंक में ट्रांसफार्मर की कोर, ट्रांसफार्मर कोर, ट्रांसफार्मर की कोर होती है। कोर के ऊपर क्या लगाई जाती है, वाइंडिंग, वाइंडिंग तथा ट्रांसफार्मर ऑयल, तथा ट्रांसफार्मर ऑयल, ट्रांसफार्मर ऑयल भरा रहता है। तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो सबसे बड़ा टैंक होता है वही क्या कहलाता है, आपका मुख्य टैंक होता है। मुख्य टैंक को कास्ट आयरन से बनाया जाता है और ये जो मुख्य टैंक है इसके अंदर ट्रांसफार्मर की कोर होती है, वाइंडिंग होती है, ट्रांसफार्मर जो ऑयल होता है ये सब इसके अंदर क्या होता है, आपका भरा रहता है। अगर इसके उपयोग की बात करें कि मुख्य टैंक है उसका उपयोग क्या है, तो ट्रांसफार्मर के जो आंतरिक भाग होते हैं, क्या होते हैं, ट्रांसफार्मर के आंतरिक भाग, ट्रांसफार्मर के जो आंतरिक भाग है उन आंतरिक भागों की सुरक्षा के लिए, आंतरिक भागों की सुरक्षा के लिए, ट्रांसफार्मर के जो जितने भी आंतरिक भाग हैं उनकी सुरक्षा के लिए मुख्य टैंक का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, मुख्य टैंक, मुख्य टैंक का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के अंदर जितने भी आंतरिक भाग है उसका, उसके लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, मुख्य टैंक का उपयोग करते हैं। फिर सेकंड नंबर पे जो पार्ट्स आता है वो क्या होती है, ट्रांसफार्मर की कोर आती है। क्या होती है, कोर। अब ये जो कोर क्या काम करती है, तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो कोर होती है वो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा होता है, क्या, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा होते हैं उस चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में निम्न रिलैक्टेंस का क्या करती है, मार्ग प्रस्तुत करती है। तो चुंबकीय फ्लक्स को निम्न रिलैक्टेंस वाला मार्ग प्रस्तुत करने वाला जो युक्ति होती है वही क्या कहलाती है, कोर। तो कोर का मुख्य कार्य है क्या है, यह प्राथमिक कुंडली में, प्राथमिक प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न, प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स को, चुंबकीय फ्लक्स को निम्न रिलैक्टेंस, निम्न निम्न रिलैक्टेंस, रिलैक्टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिष्ठंभ, निम्न रिलैक्टेंस यानी कि प्रतिष्ठंभ वाला, निम्न रिलैक्टेंस वाला मार्ग प्रस्तुत करती है, मार्ग प्रस्तुत करती है। तो ट्रांसफार्मर की कोर का मुख्य क्या हो गया, जो प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा हो रहा है
उस चुंबकीय फ्लक्स के लिए निम्न रिलेक्टेंस का मार्ग क्या कर रही है, प्रस्तुत कर रही है। क्योंकि हम जानते हैं कि रिलेक्टेंस को अपन किससे लिखते हैं, आर से। तो जो हवा का जो रिलेक्टेंस होता है ना, हवा का रिलेक्टेंस वो क्या होता है, आपका जो कंडक्टर होता है उस कंडक्टर के रिलेक्टेंस से क्या होता है, आपका ज्यादा होता है। तो जब अपन ने ये ट्रांसफार्मर के कोर लगा देंगे तो कोर के माध्यम से फ्लक्स है वो आसानी से कहां पहुंच जाएगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में, जिससे फ्लक्स के रास्ते का रिलेक्टेंस कम हो जाएगा। रिलेक्टेंस कम होगा तो लीकेज फ्लक्स का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जो ट्रांसफार्मर की कोर है इससे क्या किया जाता है, इसे सिलिकॉन स्टील, किससे, सिलिकॉन स्टील या CRGO, या CRGO की फुल फॉर्म लिखनी है आपको, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, या कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड की बनाई जाती है, सिलिकॉन स्टील की क्यों बनाते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हिस्टैरिसीस हानि होती है। उस हिस्टैरिसीस हानि के मान को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर की कोर को सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। जब अपन लॉसेस पढ़ेंगे वहां लिखा देंगे इसको, था ना। फिर क्या होता है, उच्च आवृत्ति वाले ट्रांसफार्मर में, कौन से आवृत्ति वाले, उच्च आवृत्ति वाले ट्रांसफार्मर में, उच्च आवृत्ति वाले ट्रांसफार्मर में फेराइट कोर का, किसका, फेराइट कोर का उपयोग करते हैं। फेराइट कोर का क्या करते हैं अपन, उपयोग करते हैं। तो उच्च आवृत्ति वाले जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसके अंदर कौन से प्रयोग कोर काम में लेते हैं, तो उच्च आवृत्ति वाले ट्रांसफार्मर के अंदर हम फेराइट कोर का उपयोग करते हैं। फेराइट कोर, फेराइट का क्या होता है, फेराइट जो धातु होता है उसके प्रतिरोध का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। तो उच्च प्रतिरोध वाली फेराइट कोर का उपयोग किसके लिए करते हैं, उच्च आवृत्ति वाले ट्रांसफार्मर में फेराइट कोर का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो सेकंड नंबर का जो भाग था वो कोर समझ में आ गया। प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है उसके लिए निम्न रिलेक्टेंस का रास्ता देने का काम कौन कर रहा है, आपका कोर। सिलिकॉन स्टील या CRGO की बनाई होती है। क्यों बनाते हैं सिलिकॉन स्टील, क्योंकि सिलिकॉन का हिस्टैरिसीस गुणांक का मान क्या होता है, कम। इस कारण सिलिकॉन धातु के अंदर जो हिस्टैरिसीस हानि है उसका मान कम होता है, इस कारण इसको सिलिकॉन स्टील की बनाते हैं। दूसरा, कोर को अपन पटलित भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पटलित। पटलित क्यों बनाते हैं, कि कोर के अंदर भंवर धारा हानि का मान शून्य रहे। इसका, कोर के अंदर भंवर धारा हानि का मान शून्य रहे, इसके लिए कोर को क्या बनाया जाता है, पटलित बनाया जाता है। कोर के अंदर जो लेमिनेशंस होते हैं, पटलन होते हैं, उनकी मोटाई 0.35 mm होती है। कितनी होती है, 0.35 mm। लिखवाऊं इसको भी, तो इसको मैं मिटा देता हूं यहां से, फिर लिखवाता हूं। ट्रांसफार्मर की कोर को, ट्रांसफार्मर की कोर में भंवर धारा हानि, भंवर धारा हानि का मान, भंवर धारा हानि का मान कम करने के लिए, कम करने के लिए, ट्रांसफार्मर कोर को लेमिनेटेड यानी कि पटलित बनाते हैं। क्या बनाते हैं अपन, पटलित बनाते हैं। तो भंवर धारा हानि के मान को कम करने के लिए पटलित बनाते हैं। इन पटलनों की मोटाई, इन पटलनों की मोटाई 0.35 mm होती है। इन पटलनों की मोटाई कितनी होती है, 0.35 mm होती है। ठीक है। अब तीसरे नंबर पे क्या आती है, तो तीसरे नंबर पे आती है वाइंडिंग। तो वाइंडिंग तो आपको पता ही है कि ट्रांसफार्मर के अंदर दो वाइंडिंग होती है। एक तो होती है आपके प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरी होती है कौन सी, आपके सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर अपन सप्लाई प्रदान करते हैं तो उसके कारण क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स आता है। अब वो चुंबकीय फ्लक्स जब सेकेंडरी वाइंडिंग में से गुजरता है तो उसके अंदर एक EMF पैदा कर देता है। तो ये क्या होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होगी, आपकी वाइंडिंग की, ट्रांसफार्मर है उसके अंदर दो वाइंडिंग होती है। ये प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को अपन हाई वोल्टेज वाइंडिंग क्या बोल सकते हैं, अपन हाई वोल्टेज वाइंडिंग, या फिर अपन इसको लो वोल्टेज वाइंडिंग, क्या लो वोल्टेज वाइंडिंग भी इसको कह सकते हैं।
अब ये तो मैंने आपको बता दिया, हाई वोल्टेज वाइंडिंग वो वाइंडिंग होती है जिसके अंदर फेरों की संख्या क्या होती है, ज्यादा। लो वोल्टेज वाइंडिंग वो वाइंडिंग होती है जिसके अंदर फेरों की संख्या कम होती है। प्राइमरी वाइंडिंग वो वाइंडिंग होती है जिसको सप्लाई स्रोत के साथ जोड़ा जाता है। सेकेंडरी वाइंडिंग वो वाइंडिंग होती है जिसके साथ लोड जोड़ा जाता है। तो ये परिभाषा आपको मैंने पहले लिखा चुका हूं, दोबारा लिखाने से कोई मतलब नहीं है। तो याद रखना, ट्रांसफार्मर के अंदर दो वाइंडिंग, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी किसे कहेंगे, सेकेंडरी किसे कहेंगे, हाई वोल्टेज क्या होती है, लो वोल्टेज क्या होती है, मैंने आपको पहले लिखा चुका हूं। ठीक है। अब वाइंडिंग के बाद में आता है क्या आपका, तो वाइंडिंग के बाद में आता है आपका क्या, बकोज रिले। क्या आता है, बकोज रिले। अब बकोज रिले आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ट्रांसफार्मर के अंदर सुरक्षा युक्ति का कार्य करता है। क्या, तो अगला आता है आपका कौन सा, बकोज रिले। बकोज रिले, तो बकोज रिले क्या है, ट्रांसफार्मर के अंदर एक सुरक्षा युक्ति है। क्या है, ट्रांसफार्मर के अंदर एक सुरक्षा युक्ति क्या है, तो ये ट्रांसफार्मर के अंदर जब कोई इंटरनल फॉल्ट पैदा होता है, आंतरिक दोष पैदा होता है, क्या, ट्रांसफार्मर के अंदर जब कोई आंतरिक दोष पैदा होता है, उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर की सुरक्षा करने के लिए इस बकोज रिले का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अब ये बकोज रिले क्या होता है, तो बकोज रिले एक गैस प्रचलित क्या होता है आपका, स्विच होता है, या गैस प्रचलित क्या होता है आपका, रिले होता है। तो ये एक गैस प्रचलित रिले है जो ट्रांसफार्मर के अंदर आंतरिक दोष पैदा होने की कंडीशन में उस ट्रांसफार्मर की क्या करती है, ये सुरक्षा करती है। चीजें समझ में आई पहले, देखिए पहले बेसिक्स लिखोगे, यह है, यह है ट्रांसफार्मर, यह है ट्रांसफार्मर की सुरक्षा युक्ति है। यह ट्रांसफार्मर की क्या है आपकी, सुरक्षा युक्ति है। ये क्या है, ट्रांसफार्मर की सुरक्षा युक्ति है। यह एक गैस प्रचलित, यह एक गैस प्रचलित रिले होता है। क्या होता है, गैस प्रचलित रिले होता है। यह ट्रांसफार्मर में आंतरिक दोष, आंतरिक दोष यानी कि इंटरनल फॉल्ट, आंतरिक दोष यानी कि इंटरनल फॉल्ट उत्पन्न होने पर, उत्पन्न होने पर ट्रांसफार्मर की सुरक्षा करता है। ट्रांसफार्मर की क्या करता है आपका, सुरक्षा करता है। तीनों चीजें क्लियर हुई कि एक सुरक्षा युक्ति है, गैस प्रचलित रिले हो, और ट्रांसफार्मर के अंदर जब आंतरिक फॉल्ट होते हैं, इंटरनल फॉल्ट होते हैं, उस कंडीशन में उसे ट्रांसफार्मर की सुरक्षा करने के लिए बकोज रिले का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब क्या होता है, बकोज रिले को अपन कहां पर स्थापित करते हैं, तो ये जो बकोज रिले है इसको अपन मेन टैंक और जो कंजर्वेटर टैंक है उनके बीच में क्या किया जाता है, इसके स्थापित किया जाता है। या बकोज रिले को अपन मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में, मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक है उसको जोड़ने वाला जो पाइप है उसके बीच में स्थापित किया जाता है। दूसरा, ये जो बकोज रिले है, क्या बकोज रिले है वो कितने क्षमता वाले ट्रांसफार्मर के अंदर उपयोग किया जाता है, तो बकोज रिले का उपयोग अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर यानी कि 500 केवीए से ज्यादा रेटिंग वाले जो ट्रांसफार्मर होते हैं उन ट्रांसफार्मर के अंदर इस बकोज रिले का उपयोग किया जाता है। तो दोनों चीजें और लिखोगे कि इसका उपयोग, इसका उपयोग 500 केवीए, 500 केवीए से ज्यादा रेटिंग वाले, 500 केवीए से ज्यादा रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो कितने रेटिंग के ट्रांसफार्मर के अंदर उपयोग किया जाता है, तो 500 केवीए से अधिक क्षमता के जो ट्रांसफार्मर है उसकी सुरक्षा के लिए अब इस बकोज रिले का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। आगे क्या लिखोगे, इसे मुख्य टैंक, इसे मुख्य टैंक
इसे मुख्य टैंक तथा कंजर्वेटर टैंक के बीच स्थापित किया जाता है। इसे है जो मुख्य टैंक तथा कंजर्वेटर टैंक के बीच में स्थापित किया जाता है। अर्थात मुख्य टैंक और कंजर्वेटर टैंक को जोड़ने वाला जो पाइप है, उस पाइप पर इसको क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। अब ये तो होगी कि बकोज रिले के अंदर बेसिक्स डिटेल्स होगी कि बकोज रिले क्या होता है, किस ट्रांसफार्मर के अंदर इसका उपयोग किया जाता है, कहां पर इसको स्थापित किया जाता है, कितनी रेटिंग के अंदर ट्रांसफार्मर के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। अब हम क्या करते हैं, इस बकोज रिले की एक संरचना मैं आपको दिखाता हूं कि बकोज रिले किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से ये कार्य करता है। तो उसको अपन एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि बकोज रिले होता है वो किस प्रकार से कार्य करता है। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर ये डायग्राम दिखाई दे रहा है। ये जो डायग्राम है ये बकोज रिले का डायग्राम है। किसका डायग्राम है? बकोज रिले। तो देखिए बकोज रिले के अंदर दो मरकरी स्विच का उपयोग किया जाता है। किसका? दो मरकरी स्विच का उपयोग किया जाता है। एक जो मरकरी स्विच है वो तो क्या होता है, अलार्म सर्किट से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? अलार्म सर्किट से। और दूसरा जो मरकरी स्विच है वो ट्रिपिंग कॉइल से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? ट्रिपिंग कॉइल से। तो ये आपके सामने एक बकोज रिले क्या है? बकोज रिले। इस बकोज रिले के अंदर देखिए एक तो यहां पर ये वाला, ये तो है आपका एक मरकरी स्विच है। ये क्या है? मरकरी स्विच। इस स्विच के अंदर दो टर्मिनल होते हैं और उसके बीच में मरकरी भरी होती है। अब ये स्विच अभी तिरछी अवस्था में जुड़ा हुआ है इससे। अब इसके अंदर जो मरकरी अगर भरी होगी तो वो यहाँ पर नीचे इस तली के अंदर क्या रहेगी? आपकी स्थिर रहेगी मरकरी। अब क्या होगा, जैसे ही ये बकोज, ये जो मरकरी स्विच है, देखिए कौन से सर्किट है, इससे दो तार निकल रहे हैं, वो किससे जुड़े हुए हैं? आपके अलार्म सर्किट से। किससे जुड़े हुए हैं? अलार्म। तो ऊपर वाला जो मरकरी स्विच है वो तो किससे जुड़ा होता है? अलार्म सर्किट से जुड़ा होता है। अर्थात जब ये स्विच क्या होगा आपका, ऐसे जो आपकी तिरछी अवस्था में है, जब इस पर ग्रेस का प्रेशर पड़ेगा तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? स्टेट, यानी कि सीधी अवस्था में हो जाएगा। जब ये सीधी अवस्था में हो जाएगा तो जो इसके अंदर मरकरी पारा भरा हुआ है वो पारा इन दोनों टर्मिनल को क्या कर देगा? शॉर्ट कर देगा। जब इन दोनों टर्मिनल को शॉर्ट करेगा तो ये जो अलार्म सर्किट है, इस अलार्म सर्किट का परिपथ क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा, जिससे इसके अंदर क्या हो जाएगा? एक अलार्म बजने लग जाएगा। अर्थात बकोज रिले सर्किट को ट्रिपिंग करने से पहले अलार्म बजाकर हमको क्या करता है? सूचना देता है। तो पहले हमको ये संकेत देगा कि इस लाइन पर कोई फॉल्ट आया है। अगर हम कुछ देर तक अगर हमने उस फॉल्ट को सही नहीं किया तो फिर क्या होगा, इस बकोज रिले के अंदर जो तेल है उसका प्रेशर क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। और जब इसके अंदर तेल का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो ये जो दूसरे वाला मरकरी स्विच है जो आप नीचे देख पा रहे हो, ये इसका सेकंड मरकरी स्विच है। सेकंड मरकरी स्विच देखिए कहां से जुड़ा हुआ है? तो ये ट्रिपिंग सर्किट से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है? ट्रिप सर्किट से। जब तेल का दबाव बहुत ज्यादा आएगा, बहुत ज्यादा तेजी से तेल है जो आपका ट्रांसफार्मर टैंक से कंजर्वेटर टैंक की तरफ जाएगा। देखिए इधर इधर ये क्या है? आपका ट्रांसफार्मर का मेन टैंक है। ये यहाँ पर ट्रांसफार्मर का क्या है? मेन टैंक। और यहाँ पर क्या है? ट्रांसफार्मर का कंजर्वेटर टैंक है। जब ट्रांसफार्मर के अंदर फॉल्ट होगा और तेल गर्म होगा तो तेल है वो मेन टैंक से कहां जाएगा? कंजर्वेटर टैंक में। अब तापमान यदि बहुत ही ज्यादा हो गया तो तेल की स्पीड क्या रहेगी? बहुत ज्यादा रहेगी। तो ट्रांसफार्मर का तेल क्या होगा आपका? ये जो मेन टैंक है, इस मेन टैंक से कहां जाएगा? आपका इस कंजर्वेटर टैंक की तरफ जाएगा। ऐसे जाएगा। लेकिन क्या होगा, जब तेल की स्पीड बहुत ज्यादा होगी तो ये जो स्विच है ना, इस स्विच के ऊपर क्या लगेगा? इस तेल का प्रेशर लगेगा। तो अभी ये स्विच इस अवस्था में है ना, इस अवस्था में, इंक्लाइंड अवस्था में, जब तेल का प्रेशर यहां पर लगेगा तो ये स्विच वापस क्या हो जाएगा? स्टेट हो जाएगा। और ये स्विच जैसे इस अवस्था से स्टेट अवस्था में होगा तो ये दोनों टर्मिनल है वो मरकरी यानी कि पारे की सहायता से क्या हो जाएंगे? शॉर्ट हो जाएंगे। और जैसे दोनों टर्मिनल शॉर्ट हो जाएंगे तो जो ट्रिपिंग वाला सर्किट है वो काम करेगा और ये जो रिले है, बकोज रिले है, वो ट्रांसफार्मर को लोड से क्या कर देगा? विसंयोजित कर देगा। अर्थात ट्रांसफार्मर है वो जलने से क्या हो जाएगा? आपका बच जाएगा। तो ट्रांसफार्मर के अंदर जब इंटरनल कोई फॉल्ट होता है, उस फॉल्ट की कंडीशन में इस ट्रांसफार्मर की सुरक्षा करने के लिए इस बकोज रिले का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर दो मरकरी स्विच लगे होते हैं, जिसमें एक मरकरी स्विच तो अलार्म सर्किट से जुड़ा होता है, दूसरा मरकरी स्विच है वो आपके ट्रिपिंग सर्किट से जुड़ा होता है। ऊपर वाला स्विच पहले काम करेगा कि जब इसके अंदर तेल का तापमान बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या बनेगी? गैसें। अब यहाँ पर जब क्या बनेगी? गैसें बनेगी। तो ये गैसें हैं, इस स्विच के ऊपर क्या लगाएगी? प्रेशर लगाएगी। प्रेशर लगाएगी तो ये स्विच के ऊपर प्रेशर लगाएगी तो ये स्विच क्या हो जाएगा? आपका स्टेट हो जाएगा।
स्टेट होते ही पारे से टर्मिनल शॉर्ट तो अलार्म सर्किट काम करेगा और अब जो आपका बकोज रिले वो अलार्म बचा देगा। लेकिन अगर हमने फॉल्ट को सही नहीं किया तो ऊष्मा और ज्यादा बढ़ेगी, ऊष्मा और ज्यादा बढ़ेगी तो तेल का फैलाव ज्यादा होगा, जिससे तेल है वो मेन टैंक है, ये मेन टैंक का पाइप है, मेन टैंक से कहां जाएगा, कंजर्वेटर टैंक में जाएगा, तेजी से जाएगा। अब तेजी से जाएगा तो देखिए इस तेल का प्रेशर का इसके ऊपर दबाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो तेल का जब इस स्विच के ऊपर दबाव पड़ेगा तो ये स्विच जो इस कंडीशन में है वो दबाव पड़ते ही क्या हो जाएगा, स्टेट हो जाएगा। तो आपका ट्रिपिंग सर्किट काम करेगा और उसको सप्लाई को क्या कर देगा, उसको लोड को उस ट्रांसफार्मर से विसंयोजित कर देगा। समझ में आई? बकोज रिले की कार्य प्रणाली समझ में आ गई? ठीक है, तो अब इसको नोट कर लेते हैं। इस वाली चीजों को मिटा दूं मैं। देखिए क्या लिखोगे, बकोज रिले में, बकोज रिले में दो मरकरी स्विच का, दो मरकरी स्विच का उपयोग करते हैं। बकोज रिले में क्या करते हैं अपन, दो मरकरी स्विच का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, जिसमें जिसमें एक स्विच, एक स्विच अलार्म सर्किट के साथ, अलार्म सर्किट से, तथा दूसरा स्विच, तथा दूसरा स्विच ट्रिप सर्किट से, ट्रिपिंग सर्किट, ट्रिपिंग सर्किट से जुड़ा रहता है, जुड़ा रहता है। ट्रांसफार्मर में आंतरिक फॉल्ट की कंडीशन में, आंतरिक दोष उत्पन्न होने पर, उत्पन्न होने पर ट्रांसफार्मर तेल, ट्रांसफार्मर तेल गर्म होता है, गर्म होकर वाष्प या फिर गैस बनाता है, गर्म होकर क्या करता है, वाष्प या गैस बनाता है। इस गैस से, इस गैस के दबाव के कारण, इस गैस के दबाव के कारण अलार्म सर्किट, अलार्म सर्किट का स्विच ऑन हो जाता है, ऑन हो जाता है, जिससे यह अलार्म बजाकर, अलार्म बजाकर फॉल्ट का, फॉल्ट के बारे में, फॉल्ट की जानकारी देता है। अलार्म बजाकर क्या करता है, फॉल्ट की जानकारी देता है। तो अलार्म बजेगा, अलार्म बजेगा तो हम समझ जाएंगे कि इसके अंदर कुछ न कुछ क्या हुआ है, फॉल्ट हुआ है। तो देखिए यहाँ पे कट गया क्या, इसको आगे लिख देता हूँ, ऑन हो जाता। ठीक है, फिर क्या होगा, अगर इस फॉल्ट को हम टाइम से सही नहीं करेंगे तो तेल क्या होगा, तेजी से कंजर्वेटर टैंक से, मेन टैंक से कंजर्वेटर टैंक की तरफ जाएगा। अगर फॉल्ट को, यदि फॉल्ट को सही नहीं किया जाता, सही नहीं किया जाता है तो ट्रांसफार्मर ऑयल, तो ट्रांसफार्मर ऑयल तेजी से, तेजी से मेन टैंक या मुख्य टैंक, मुख्य टैंक से कंजर्वेटर टैंक, मुख्य टैंक से कंजर्वेटर टैंक की तरफ जाता है, जिससे, जिससे ट्रिपिंग सर्किट, जिससे ट्रिपिंग सर्किट, क्या, ट्रिपिंग सर्किट का स्विच, ट्रिपिंग सर्किट का स्विच ऑन हो जाता है, ऑन हो जाता है, जो
ट्रांसफॉर्मर को लोड से विसंयोजित कर देता है, विसंयोजित कर देता है। तो ये क्या हो गया आपका बकओज रिले हो गया कि बकओज रिले किस प्रकार काम करता है और किस प्रकार ये ट्रांसफार्मर की सेफ्टी करने का काम करता है। चीजें क्लियर। अब अगला हम पार्ट्स देखते हैं। तो अगला पार्ट्स आता है क्या आपका, तो अगला पार्ट्स है भी आपका कंजर्वेटर टैंक। क्या है, कंजर्वेटर टैंक। ठीक है, तो देखिए अगला कौन सा है आपका, तो अगला है आपका कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक। देखिए कंजर्वेटर टैंक होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ होता है। तो कंजर्वेटर टैंक आपका मेन टैंक के ऊपर रखा होता है या मेन टैंक के ऊपर स्थित होता है। मुख्य टैंक और जो मेन वो कंजर्वेटर टैंक है वो दोनों एक पाइप के माध्यम से जुड़े रहते हैं। जब क्या होता है ट्रांसफार्मर के अंदर कोई फॉल्ट होता है तो उससे ट्रांसफार्मर का तेल क्या होता है, गर्म होने से ट्रांसफार्मर तेल के अंदर जो फैलाव होता है उस फैलाव के कारण जो टैंक तेल है वो मेन टैंक से कंजर्वेटर टैंक के अंदर जाता है। तो ट्रांसफार्मर के तेल के जो फैलाव है उसको स्थान देने के लिए अपन क्या करते हैं, कंजर्वेटर टैंक का उपयोग करते हैं। कंजर्वेटर टैंक है वो क्या होता है, आधा तेल से क्या होता है आपका आधा भरा हुआ रहता है। आधा ही क्यों भरते हैं, इसके अंदर जो तेल का आयतन बढ़ रहा है उसको भी तो जगह चाहिए जाने के लिए, इस कारण इस कंजर्वेटर टैंक को क्या किया जाता है, केवल आधा भरा जाता है। तो क्या लिखोगे, इसे इसे मुख्य टैंक के ऊपर स्थापित किया जाता है। इसे हम क्या करते हैं, मुख्य टैंक के ऊपर स्थापित करते हैं। दूसरा क्या लिखोगे, इसे एक पाइप के माध्यम से, एक पाइप के माध्यम से मुख्य टैंक से जोड़ा जाता है। मुख्य टैंक से क्या किया जाता है आपका, जोड़ा जाता है। तो एक पाइप के माध्यम से इसे क्या करते हैं अपन, मुख्य टैंक से क्या करते हैं अपन, जोड़ते हैं। ठीक है, फिर कब काम करेगा, तो ट्रांसफॉर्मर में आंतरिक फॉल्ट, आंतरिक दोष की स्थिति के कारण तेल गर्म होकर, तेल क्या होता है, तेल गर्म होकर या तेल का आयतन, तेल क्या होता है, गर्म होता है। तेल आंतरिक दोष की स्थिति के कारण तेल क्या होता है आपका, गर्म होता है, जिससे उसके आयतन में फैलाव होता है। आयतन में क्या होता है आपका, फैलाव होता है। ठीक है, तो फिर आगे क्या लिखोगे, इस आयतन के फैलाव के कारण जो तेल है, फैलाव के कारण तेल को स्थान देने के लिए, कंजर्वेटर टैंक का प्रयोग करते हैं। कंजर्वेटर टैंक का क्या करते हैं अपन, उपयोग करते हैं। ठीक है, फिर इसे या फिर यह तेल से आधा भरा रहता है। यह तेल से क्या होता है आपका, आधा भरा रहता है। कंजर्वेटर टैंक को तेल से कितना भरा जाता है, तो आधा भरा होता है। तो यह है वो क्या होता है, तेल से आधा भरा हुआ रहता है। तो ये क्या हो गया आपका, कंजर्वेटर टैंक हो गया। ठीक है, पता होना चाहिए कहाँ होता है, तो मेन टैंक के ऊपर स्थापित होता है। मेन टैंक को और कंजर्वेटर टैंक को एक पाइप के माध्यम से क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। कब काम करेगा, ट्रांसफार्मर के अंदर जब अंदर कोई फॉल्ट होगा, फॉल्ट होने के कारण तेल का आयतन क्या होगा, बढ़ेगा,
तापमान के कारण तेल का आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। अब तेल का आयतन बढ़ा तो तेल को कहीं पर स्टोर करने के लिए जगह तो चाहिए, तो वो तेल का आयतन बढ़ने पर तेल क्या होगा, मुख्य टैंक से कहां चल जाएगा, कंजर्वेटर टैंक के अंदर जाकर संग्रहित हो जाएगा। तो तेल के आयतन या फैलाव के कारण जो तेल का आयतन बढ़ा है उसको स्थान देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कंजर्वेटर टैंक। और इसको क्या किया जाता है, आधे तेल से क्या किया जाता है, भरा जाता है। तो कंजर्वेटर टैंक के बाद में अगली जो सुरक्षा युक्ति आती है वो क्या आती है, ब्रीदर आती है। क्या होती है, ब्रीदर। अब ब्रीदर क्या होता है, ये ट्रांसफार्मर के अंदर तेल के अंदर फैला होने से तेल मुख्य टैंक से कहां पहुंच गया, कंजर्वेटर टैंक में। अब क्या होगा, वो फॉल्ट को जैसे सही करेंगे तो तेल वापस क्या होगा, ठंडा। अब तेल का ठंडा होने के कारण आयतन में वापस क्या हो जाएगा, कमी। आयतन कम होगा तो तेल वापस कंजर्वेटर टैंक से कहां आएगा, मेन टैंक के अंदर। तो तेल जब कंजर्वेटर टैंक से मेन टैंक के अंदर आएगा तो उस तेल की जगह पर क्या होता है, जो वातावरण की वायु है वो उस कंजर्वेटर टैंक के अंदर क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। अब वातावरण की वायु के अंदर क्या होती है, नमी। उस नमी को सोखने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, ब्रीदर। अब ब्रीदर के अंदर भी क्या लगे होते हैं, सिलिका जेल लगे होते हैं। तो ये सिलिका जेल उस नमी को क्या करते हैं, आपके सोखते हैं। चीजें समझ में आई। तो ब्रीदर का उपयोग कहां होता है, अब इसे कहां पर लगाया जाता है, तो इसे कंजर्वेटर टैंक के साथ ही क्या किया जाता है, लगाया जाता है। तो सबसे पहले इसे कंजर्वेटर टैंक से एक पाइप के माध्यम से एक पाइप के माध्यम से जोड़ा जाता है। तो किससे जुड़ा होता है, ये कंजर्वेटर टैंक से जुड़ा होता है। और किसके सहायता से, पाइप के माध्यम से जुड़ा रहता है। ठीक है, फिर आगे लिखोगे क्या, तो एक तो कंजर्वेटर टैंक से पाइप के माध्यम से जुड़ा हुआ है कौन, आपका ब्रीदर। क्या काम करता है, जब ट्रांसफार्मर का तेल ठंडा होकर कंजर्वेटर टैंक से मुख्य टैंक में जाता है, तो उस तेल के स्थान पर वातावरण की नमी प्रवेश कर जाती है, या वातावरण की हवा, नमी नहीं हवा, वातावरण की हवा प्रवेश करती है। वातावरण की हवा क्या करती है, आपके प्रवेश करती है। कब करेगी, जब ट्रांसफार्मर का तेल ठंडा होकर कंजर्वेटर टैंक से कहां जाएगा, मेन टैंक पे। तब वो जो तेल के अंदर जो कमी हुई है उसका स्थान पर क्या आ जाएगी, वातावरण की हवा उसके अंदर आ जाएगी। फिर क्या होता है, इस वातावरण की हवा में मौजूद नमी को हवा के अंदर क्या होती है, नमी। उस नमी को सोखने के लिए ब्रीदर का उपयोग करते हैं। तो ब्रीदर क्या काम कर रहा है, बाहर की वातावरण से जो हवा जा रही है उस हवा के अंदर जो नमी है उस नमी को क्या कर लेता है, सोख कर उस हवा को क्या करता है, शुष्क हवा उस कंजर्वेटर टैंक के अंदर पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, अब ब्रीदर के अंदर क्या होता है, ब्रीदर में नमी को सोखने के लिए ब्रीदर में नमी को सोखने के लिए सिलिका जेल सिलिका जेल का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। चीजें समझ में आई। तो ब्रीदर के अंदर भी नमी को सोखने के लिए क्या लगाएंगे अपन, सिलिका जेल लगाते हैं। अब हमसे सिलिका जेल के रंग पूछा जाता है कि नमी को सोखने से पहले सिलिका जेल का रंग कौन सा होता है और नमी को सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग कैसा हो जाता है।
ये आपकी एग्जाम्स के अंदर बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए क्या होता है, नया सिलिका जेल, क्या नया सिलिका जेल, नया सिलिका जेल या शुष्क सिलिका जेल, शुष्क सिलिका जेल का जो रंग होता है वो कौन सा होता है, आसमानी नीला रंग। क्या होता है, आसमानी नीला रंग, याद रहेगा। शुष्क सिलिका जेल या जो नया सिलिका जेल है होता है उसका रंग कौन सा होता है, आसमानी नीला। फिर क्या लिखोगे आप, नमी को सोखने के बाद, नमी को सोखने के बाद, तो नमी को सोखने के बाद यानी कि गीला सिलिका जेल, या फिर क्या बोलेंगे, गीला सिलिका जेल। गीला जो सिलिका जेल है, सिलिका जेल का रंग कौन सा बन जाता है आपका, गुलाबी हो जाता है। क्या हो जाता है, गुलाबी। जब पूरा का पूरा सिलिका जेल गुलाबी रंग का हो जाएगा तो उस सिलिका जेल की स्थान पर अपन नए सिलिका जेल को क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। तो याद रखना कि नया या शुष्क सिलिका जेल का रंग कौन सा होता है, आसमानी नीला। और नमी को जब सोख लेगा, पूरा का पूरा नमी को सोखने के बाद जो सिलिका जेल है वो आसमानी नीले रंग से कौन से हो जाएगा, आपका गुलाबी रंग का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुलाबी। यहाँ पर आसमानी नीले रंग के साथ आपका सफेद भी कलर का भी होता है। कौन से कलर का होता है सिलिका जेल, सफेद कलर का भी होता है, या फिर आसमानी नीला रंग और गुलाबी तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, तो नए सिलिका जेल का रंग आसमानी नीला और नमी को सोखने के बाद ये क्या हो जाता है, आपका गुलाबी रंग का हो जाता है। मैं आपको इसका एक डायग्राम बताता हूं और उस डायग्राम के माध्यम से देखना कि जो नया फ्रेश सिलिका जेल होता है उसका रंग कैसा होता है और नमी को सोखने के बाद उस सिलिका जेल का रंग कैसा हो जाता है। ठीक है, ये वाला डायग्राम देखिए। ये दो सिलिका जेल के ब्रीदर है, दो क्या है, ब्रीदर, और इन ब्रीदर के अंदर ये सिलिका जेल भरा हुआ है। अब देखिए ये वाला जो सिलिका जेल है इसका रंग कौन सा हो गया, गुलाबी रंग हो गया। क्या हो गया, गुलाबी रंग। तो ये सिलिका जेल है, क्या है आपका, गुलाबी रंग का हो गया। मतलब क्या है, नमी को सोखने के बाद है, ये क्या है, नमी को सोखने के बाद। तो नमी को सोखने के बाद जो सिलिका जेल का रंग हो जाएगा वो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। जब इस प्रकार का सिलिका जेल हो जाएगा तो उसके स्थान पर उसको क्या हो जाएगा, ये खराब हो गया, अब इसके स्थान पर अपन क्या करेंगे, नया सिलिका जेल लगा देंगे। अब जो नया और फ्रेश सिलिका जेल होगा उसका रंग कौन सा होता है, तो उसका ये होता है, ये नया या फिर क्या है आपका फ्रेश सिलिका जेल है। तो नया या फ्रेश सिलिका जेल है वो क्या होता है, आपका आसमानी नीले रंग का होता है। तो ये तो है आपका नया सिलिका जेल, बिल्कुल फ्रेश सिलिका जेल, इसका रंग कौन सा है, आपका आसमानी नीला है। फिर नमी को सोख कर इसका रंग कुछ इस प्रकार से हो जाता है, क्या हो जाता है, गुलाबी रंग का हो जाता है। क्या हो जाता है, गुलाबी रंग, याद रहेगा। तो ब्रीदर क्या काम कर रहा है कि ब्रीदर कंजर्वेटर टैंक के अंदर जो वातावरण की हवा प्रवेश कर रही है उस वातावरण की हवा के अंदर जो नमी होती है उस नमी को सोखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ब्रीदर। ब्रीदर क्या करता है, वातावरण की हवा की नमी को सोखकर बिल्कुल शुष्क हवा उस कंजर्वेटर टैंक के अंदर पहुंचाती है। क्योंकि अगर हवा के साथ नमी पहुंच गई तो वो नमी ट्रांसफार्मर के तेल के अंदर घुलेगी और ट्रांसफार्मर के तेल को क्या कर देगी, आपके खराब कर देगी। इसलिए उस नमी को रोकना जरूरी होता है। अब रोकने का काम कौन कर रहा है, ब्रीदर। लेकिन ब्रीदर के अंदर भी कौन होता है, तो ब्रीदर के अंदर भैया सिलिका जेल होता है। अब ये सिलिका जेल, नए सिलिका जेल का रंग कौन सा होता है, नीला होता है। नमी को सोखने के बाद कौन सा हो जाता है, गुलाबी रंग का। चीजें क्लियर, सारी चीज याद रखना। अब एक चीज और होती है, जो अपन ये जो बकोज रिले होता है ना, बकोज रिले को क्या किया जाता है, मुख्य टैंक और कंजर्वेटर टैंक से जोड़ने वाले पाइप पर क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। बकोज रिले को मुख्य टैंक और कंजर्वेटर टैंक से जोड़ने वाले पाइप पर स्थापित किया जाता है ना, तो वो जो पाइप है उसको कंजर्वेटर टैंक से कितने डिग्री के कोण पर रखा जाता है, तो वो भी पूछा जाता है। तो वो पहले लास्ट अभी अपने उसको लिखा नहीं था तो उसको लिख लेना, क्या, बकोज रिले को, बकोज रिले को मुख्य टैंक के साथ, मुख्य टैंक से 9 से 10 डिग्री या 9.8 डिग्री पर स्थापित किया जाता है। ये याद है, ठीक है, कितने डिग्री पर, 9 से या तो 10
या फिर 9.8 डिग्री पर क्या किया जाता है, उस पाइप को मुख्य टैंक के साथ क्या किया जाता है, आपका जोड़ा जाता है। याद रहेगा चीजें, ठीक है। अब देखिए बकोज रिले हो गया आपका, हमने पढ़ लिया, और क्या आपका कंजर्वेटर टैंक हो गया, और ब्रीदर हो गया, सिलिका जेल हो गया। तो ये ट्रांसफार्मर की जो मेन सुरक्षा युक्ति थी वो हो गई। फिर इसके बाद में क्या होता है आपका, एक तापमापी होता है। क्या होता है आपका, एक तापमापी। तापमापी क्या करता है, तो यह है ट्रांसफार्मर के तेल का तापमान, ट्रांसफार्मर के तेल का तापमान मापता है। फिर याद रखना, ट्रांसफार्मर के तेल का तापमान, ट्रांसफार्मर के तेल का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा ट्रांसफार्मर के तेल का तापमान हो जाता है तो उस ट्रांसफार्मर को लोड से विसंयोजित करेंगे। फिर उसके तेल को पहले ठंडा करेंगे, ठंडा करके फिर उस ट्रांसफार्मर को क्या करते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं या लोड के साथ संयोजित करते हैं। तापमापी हो गया। तापमापी के बाद में होता है एक टैप चेंजर होता है। क्या होता है, टैप चेंजर। टैप चेंजर क्या होता है, तो टैप चेंजर के माध्यम से सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर क्या की जाती है, टैपिंग की जाती है, और सेकेंडरी वाइंडिंग में टैपिंग का मान चेंज करके उस ट्रांसफार्मर के आउटपुट वोल्टेज को क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। तो क्या इसकी सहायता से द्वितीयक वाइंडिंग में, द्वितीयक वाइंडिंग में टैपिंग का मान परिवर्तित कर आउटपुट वोल्टेज का मान क्या करते हैं, चेंज करते हैं। क्या करते हैं, चेंज। बूस्टिंग क्या होती है, तो बूस्टिंग तो यह है पोर्सेलिन या चीनी मिट्टी की बनी होती है। तो यह पोर्सेलिन या फिर चीनी मिट्टी की बनी होती है। किसकी बनी होती है, चीनी मिट्टी। क्या काम करती है, तो ट्रांसफार्मर के HT या HV वाइंडिंग, हाई वोल्टेज वाइंडिंग, या फिर लिख लेते हैं उच्च विभव वाइंडिंग तथा निम्न विभव वाइंडिंग के टर्मिनल को मुख्य टैंक से शॉर्ट होने से बचाती है। शॉर्ट होने से क्या करती है, आपके बचाती है। बुशिंग समझ में आ गई। बुशिंग के बाद में हमारा लास्ट टॉपिक बचा है इसके अंदर, वो है आपका ट्रांसफार्मर का ऑयल। क्या है, ट्रांसफार्मर ऑयल। लास्ट क्या बचा है आपका, ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर तेल। देखिए ट्रांसफार्मर तेल क्या होता है, ट्रांसफार्मर का जो मेन टैंक होता है ना, उस मेन टैंक के अंदर तेल भरा होता है। ये तेल क्या होता है आपका, एक खनिज तेल होता है। क्या होता है, खनिज तेल। ये तेल क्या काम करता है कि जब ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के अंदर धारा प्रवाहित होती है तो उस धारा के कारण वो वाइंडिंग क्या हो जाती है, गर्म। अब वाइंडिंग गर्म हो गई, अगर उस वाइंडिंग को हमने ठंडा नहीं किया तो वो वाइंडिंग क्या हो सकती है, आपकी जल सकती है। तो उस वाइंडिंग को ठंडा करने के लिए हम इस ट्रांसफार्मर तेल का उपयोग करते हैं। तेल क्या करेगा, उस वाइंडिंग से ऊष्मा को ग्रहण करेगा और ऊष्मा को ग्रहण करके बाहर की वातावरण के अंदर क्या कर देगा, छोड़ देगा। तो ट्रांसफार्मर तेल का पहला काम तो क्या हो गया, ये ट्रांसफार्मर तेल है वो उस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को ठंडा करने का काम करता है। चीजें क्लियर, पहला काम समझ में आए। दूसरा क्या काम करता है,
ट्रांसफार्मर का जो तेल है वो कुचालक पदार्थ का काम करता है। किसका काम करता है? कुचालक पदार्थ। मतलब जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है उसके बीच में कुचालक पदार्थ का भी क्या किया जाता है? ये काम करता है। इस ट्रांसफार्मर का तेल है वो होता है खनिज तेल होता है। ये क्या होता है? अज्वलनशील होता है। क्या होता है? अज्वलनशील और कुचालक होता है। फिर ट्रांसफार्मर तेल के अंदर डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। क्या होता है उसका? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। उस डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान 30 किलोवाट होता है। तो पहले इन चीजों को नोट करते हैं, फिर आगे देखेंगे। क्या ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में उत्पन्न उष्मा को ग्रहण करने के लिए ट्रांसफार्मर तेल का क्या करते हैं अपन? प्रयोग करते हैं। चीजें समझ में आई? ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के अंदर जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है उस ऊष्मा को ग्रहण करने के लिए ट्रांसफार्मर तेल का उपयोग करते हैं। तो ट्रांसफार्मर में खनिज तेल का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर में क्या किया जाता है? खनिज तेल का उपयोग किया जाता है। फिर ट्रांसफार्मर तेल की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान ट्रांसफार्मर तेल की जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उसका मान 30 किलो वोल्ट यानी कि 30,000 वोल्ट होता है। ठीक है, यह तेल या ट्रांसफार्मर तेल वाइंडिंग में कुचालक पदार्थ का कार्य भी करता है। कुचालक पदार्थ का कार्य भी करता है। ठीक है, फिर लिखना नया या फिर फ्रेश ट्रांसफार्मर तेल का जो रंग होता है वो हल्का पीला होता है। हल्का क्या होता है? पीला, यानी कि क्या होता है? पेल येलो होता है। क्या होता है? पेल येलो यानी कि हल्का पीला। समझ में आई? इसको मैं मिटा रहा हूं। ट्रांसफार्मर का तेल खराब होने पर काले रंग का हो जाता है। क्या? काले रंग का हो जाता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का तेल यदि खराब हो गया तो रंग कौन सा हो जाएगा? काला। फिर इसके अंदर आपको याद रखनी है, इसके अंदर एक फ्लैश पॉइंट होता है, ज्वलन बिंदु। क्या होता है? ज्वलन बिंदु। और एक और पॉइंट होता है यानी कि हिमांक बिंदु। दोनों का आपको याद रखना। ज्वलन बिंदु क्या होता है? वह निम्नतम तापमान, क्या? वह निम्नतम तापमान जिस पर तेल तेजी से क्या होता है आपका वाष्प या गैस के अंदर बदलने लग जाता है, वही उसका क्या करता है? ज्वलन बिंदु कहलाता है। तो वह निम्नतम तापमान जिस पर तेल तेजी से गैस के अंदर कन्वर्ट होना लग जाए, वही क्या कहलाता है? उसका ज्वलन बिंदु, यानी कि इसको फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फ्लैश पॉइंट। क्या लिखोगे? वह निम्नतम तापमान जिस पर ट्रांसफार्मर तेल तेजी से गैस में बदलने लग जाता है, ज्वलन बिंदु कहलाता है। क्या? ज्वलन बिंदु कहलाता है। ठीक है, फिर इसकी वैल्यू पूछी जाती है कि ट्रांसफार्मर के अंदर फ्लैश पॉइंट या ज्वलन बिंदु का मान कितना होता है? तो ट्रांसफार्मर तेल का
ज्वलन बिंदु, ट्रांसफार्मर तेल का ज्वलन बिंदु या फ्लैश पॉइंट का मान कितना होता है? 140 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना? 140 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चीजें क्लियर आपका? एक होता है इसके अंदर क्या? हिमांक बिंदु। एक क्या होता है आपका? हिमांक बिंदु होता है। हिमांक बिंदु यानी कि पावर पॉइंट बोलते हैं इसको। तो वह न्यूनतम तापमान जिस पर ट्रांसफार्मर का तेल क्या हो जाए? आपका जम जाए। क्या हो जाए? ट्रांसफार्मर का तेल जम जाए, वही उसका क्या कहलाता है? पावर पॉइंट या हिमांक बिंदु कहलाता है। मान कितना होता है? माइनस के 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्या? ट्रांसफार्मर के अंदर ट्रांसफार्मर तेल है, उसका पावर पॉइंट या हिमांक बिंदु का मान कितना होता है? तो माइनस के 30 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना होता है? माइनस के 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वह तापमान जिस पर ट्रांसफार्मर का तेल क्या हो जाता है? आपका जम जाता है। ट्रांसफार्मर का तेल जम जाता है, वही क्या कहलाता है? उसका हिमांक बिंदु कहलाता है। फिर ट्रांसफार्मर तेल का हिमांक बिंदु, ट्रांसफार्मर तेल का जो हिमांक बिंदु होता है वो कितना होता है? माइनस का 30 डिग्री सेंटीग्रेड से माइनस के 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये क्या हो गया आपका? ट्रांसफार्मर तेल के बारे में हो गया कि ट्रांसफार्मर तेल क्या होता है और क्या काम करता है। तो देखिए, ट्रांसफार्मर तेल का मुख्य कार्य है वाइंडिंग की ऊष्मा को ग्रहण करके उस तेल को क्या करता है? वाइंडिंग की ऊष्मा को ग्रहण करके तेल को क्या करता है? ठंडा रखने का जो काम करता है वो, सॉरी, वाइंडिंग को ठंडा रखने का जो काम करता है वो कौन करता है? आपका ट्रांसफार्मर का तेल। ट्रांसफार्मर तेल के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है? तो खनिज तेल का प्रयोग किया जाता है। फिर ट्रांसफार्मर तेल की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान कितना होता है? तो ट्रांसफार्मर तेल की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान 30 किलोवोल्ट होता है। दूसरा, ट्रांसफार्मर तेल का दूसरा क्या काम करता है? तो ये वाइंडिंग के अंदर कुचालक पदार्थ का भी काम करता है। किसका काम करता है? कुचालक पदार्थ। नया या जो फ्रेश ट्रांसफार्मर ऑयल होता है उसका रंग कौन सा होता है? तो हल्का पीला, यानी कि इसको पेल येलो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेल येलो कलर का होता है। जब ट्रांसफार्मर का तेल खराब हो जाएगा तो रंग कौन सा हो जाएगा? काले रंग का हो जाएगा। कौन सा रंग का हो जाएगा? काले रंग का। फिर ज्वलन बिंदु क्या होता है? तो वह न्यूनतम तापमान जिस पर ट्रांसफार्मर तेल तेजी से गैस के अंदर या वाष्प के अंदर कन्वर्ट होने लग जाए, वही क्या कहलाता है? ज्वलन बिंदु। ज्वलन बिंदु का मान कितना होता है? याद रखना, माइनस के 140 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिर हिमांक बिंदु पावर पॉइंट क्या होता है? तो वह न्यूनतम तापमान जिस पर ट्रांसफार्मर का ऑयल जम जाएगा, वो हिमांक बिंदु कितना होता है? तो माइनस के 30 डिग्री सेंटीग्रेड से माइनस के 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, तो हमने ट्रांसफार्मर के अंदर जितने भी पार्ट्स थे वो सारे पार्ट्स को हमने कवर कर लिया है। इसके अलावा ट्रांसफार्मर के अंदर इनलेट और आउटलेट वॉल्व होते हैं, वो तो नाम से पता चल रहा है। इनलेट वॉल्व की सहायता से ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है? तेल को डाला जाता है। आउटलेट वॉल्व की सहायता से ट्रांसफार्मर के बॉडी के अंदर, ट्रांसफार्मर की टैंक के अंदर जो खराब तेल होता है, उस खराब तेल को क्या निकाला जाता है? बाहर। तो खराब तेल को बाहर निकालने के लिए तो क्या होता है? आउटलेट वॉल्व। और ट्रांसफार्मर की बॉडी के अंदर, टैंक के अंदर नया तेल डालने के लिए क्या होता है? इनलेट वॉल्व। और इसके अलावा एक और रह गया अभी, तो एक और रह गया आपका एक्सप्लोजन वेंट। कौन सा रह गया आपका? एक्सप्लोजन वेंट। वो भी जरूरी है, उसको देख लो। क्या? एक्सप्लोजन वेंट, ये देख लेते हैं। एक्सप्लोजन वेंट। देखिए, जो एक्सप्लोजन वेंट होता है ना, इसे हम प्रेशर रिलीज वॉल्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्रेशर रिलीज वॉल्व भी खाता है। अब पूछा जाता है कहाँ लगा होता है, तो देखिए, वैसे तो इसको जो मेन टैंक है ना, उस मेन टैंक के साथ क्या किया जाता है? संयोजित किया जाता है। लेकिन कई बुक्सों में इसकी स्थिति दे रखी है, जो कंजर्वेटर टैंक होता है ना, सॉरी, जो बकोज रिले होता है ना, उस बकोज रिले के पास ही क्या किया जाता है? इस एक्सप्लोजन वेंट को क्या किया जाता है? स्थापित किया जाता है। तो क्या लिखोगे? इसे इसे प्रेशर रिलीज वॉल्व, प्रेशर
रिलीज वाल्व, इसे प्रेशर रिलीज वाल्व भी कहते हैं। इसे कंजर्वेटर टैंक, सॉरी इसे बकोल्ज रिले, बकोल्ज रिले के पास स्थापित किया जाता है। अब कब काम करेगा कि जब ट्रांसफार्मर के अंदर आंतरिक फॉल्ट होता है, आंतरिक फॉल्ट पैदा होने से ट्रांसफार्मर का तेल बहुत ज्यादा गर्म हो जाए, या ट्रांसफार्मर के टैंक के अंदर बहुत ज्यादा गैस हो जाए, गैस का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो इसके अंदर क्या होता है, एक्सप्लोजन वेंट के अंदर एक डायफ्राम होता है। वो डायफ्राम क्या होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर जब तेल का और गैस का दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो डायफ्राम टूट जाता है, और अतिरिक्त तेल और जो हवा का जो दबाव है, गैस का जो दबाव है, वो गैस क्या हो जाती है, आपके मेन टैंक से बाहर निकल जाती है, जिससे ट्रांसफार्मर के अंदर विस्फोट होने की संभावना क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो क्या लिखोगे, इसमें एक डायफ्राम लगा होता है, डायफ्राम लगा होता है जो ट्रांसफार्मर टैंक में तेल तथा गैस का दबाव बहुत ज्यादा होने पर टूट जाता है, बहुत ज्यादा होने पर क्या हो जाता है, टूट जाता है। कौन, ये डायफ्राम। तो इसके अंदर एक डायफ्राम यानी कि पर्दा टाइप में होता है, पर्दा होता है। जब दबाव अंदर का बहुत ज्यादा हो जाएगा, टैंक फटने वाला ही है, उस कंडीशन में डायफ्राम क्या हो जाएगा, आपका फट जाएगा, और ये डायफ्राम टूट कर क्या हो जाता है, जो अतिरिक्त तेल और गैस है वो क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, टूट जाता है, जिससे अतिरिक्त तेल तथा गैस क्या हो जाती है, आपकी बाहर निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। तो अतिरिक्त तेल और गैस है वो क्या हो जाती है, आपकी बाहर निकल जाती है। तो ये क्या हो गया, आपका एक्सप्लोजन वेंट हो गया। क्या हो गया, एक्सप्लोजन वेंट। फिर इसके अलावा वो भी लिख देता हूं मैं भी, थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इनलेट वॉल्व क्या होता है, इनलेट वाल्व। क्या लिखोगे, इसकी सहायता से ट्रांसफार्मर टैंक में नया तेल भरा जाता है, नया तेल क्या किया जाता है, भरा जाता है। एक क्या होता है आपका, आउटलेट वॉल्व होता है। क्या होता है आपका, आउटलेट वाल्व। इसकी सहायता से इसकी सहायता से ट्रांसफार्मर टैंक से खराब तेल को क्या निकाला जाता है, खराब तेल बाहर निकाला जाता है, बाहर निकाला जाता है। चीजें क्लियर, समझ में आई। तो ट्रांसफार्मर के अंदर जितने भी पार्ट्स थे वो सारे के सारे पार्ट्स मैंने आपके क्लियर करवा दिए। अब इस अगली जो क्लास होगी उसके अंदर ट्रांसफार्मर की हम कार्य प्रणाली देखेंगे कि ट्रांसफार्मर है वो नो लोड और फुल लोड की स्थिति में किस प्रकार से कार्य करता है। देखिए, जितने भी टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उन टॉपिक्स की आपको साथ के साथ अच्छे से तैयारी करनी है, साथ के साथ उनके नोट्स बनाने और टाइम से उनका रिवीजन भी करना है। पिछले जितने भी हमारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं ना, तो जिस दिन आपको क्लास नहीं मिले या फिर जिस दिन आपकी छुट्टी रहे, उस दिन आपने पीछे जितना भी पढ़ा है उसको एक दिन के अंदर क्या कर देना है, आपको रिविजन करना है। तो टाइम के साथ रिवीजन करना है। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो वो चीजें धीरे धीरे आपके दिमाग में से स्किप हो जाएगी। तो जो पढ़ा है उसका टाइम से आपको रिवीजन जरूर करना है। रिवीजन नहीं करोगे तो चीजें आप भूल जाओगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।